तो जनरली लोग ईएलएसएस म्यूचुअल फंड से सिर्फ इसलिए बचते हैं क्योंकि वो कुछ भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पे करना चाहते। तो यहाँ पर जो मोटा मोटा डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है ऑलमोस्ट अराउंड 24 लाख रुपीज़ का। इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ अगर आप टैक्स बेनिफिट्स भी लेना चाहते हैं, टैक्स बेनिफिट्स का मतलब है कि अगर आप 80C में 1.5 लाख तक का डिक्लेरेशन दिखा के उन 1.5 लाख पे अगर आप टैक्स पे नहीं करना चाहते हैं, अपना टैक्स बचाना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो टैक्स सेविंग के ऑप्शंस तो आपके पास काफ़ी सारे आ जाते हैं, जैसे कि LIC पॉलिसीज़ हैं, यूलिप प्लान्स हैं, टैक्स सेविंग FDs हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही आसान सा ऑप्शन जो लोगों को समझ में आ जाता है वो आता है PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब ये PPF इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? ये पॉपुलर है अपने बेनिफिट्स की वजह से। तो आइए नजर डाल लेते हैं जरा PPF के बेनिफिट्स के ऊपर। तो जब हम PPF के बेनिफिट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि अगर आप अपने PPF अकाउंट में अप टू 1.5 लाख रुपीस डाल देते हैं तो इन 1.5 लाख रुपए पे 1.5 लाख रुपीस पे आपको कुछ भी टैक्स नहीं लगता। दूसरा बेनिफिट ये कि जितना भी अमाउंट आप PPF अकाउंट में डालते हैं उस अमाउंट पे आपको मिलता है, अगर मैं करंट इंटरेस्ट रेट की बात करता हूं तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, वो मिलता है 7.1% का। और तीसरा और बहुत ही अच्छा बेनिफिट ये कि जितना भी अमाउंट आपने PPF अकाउंट में इकट्ठा किया हुआ है, जितना भी अमाउंट आपने अपने PPF अकाउंट में इन्वेस्ट किया है, जब आप उसको रिडीम करने जाते हैं तो रिडीमशन के टाइम पे आपको इस कंप्लीट अमाउंट पे कुछ भी टैक्स पे नहीं करना होता। यानी कि जितना भी अमाउंट होता है, फिर चाहे 20 लाख का अमाउंट हो, फिर चाहे 1 करोड़ रुपए का अमाउंट हो, ये कंप्लीट अमाउंट आपका टैक्स फ्री होता है। अब जब PPF के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, कोई रिस्क भी नहीं है, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो FD से हमेशा 1.25% ज़्यादा ही होता है, जो रिटर्न्स आपको मिलते हैं उन रिटर्न्स पे आपको कुछ भी टैक्स भी पे नहीं करना, तो ये ऑप्शन अगर पॉपुलर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। लेकिन PPF के अलावा एक दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है जो कि आपको 80C में टैक्स बेनिफिट्स देता है, वो है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड। अगर हम ईएलएसएस म्यूचुअल फंड से मिलने वाले रिटर्न्स की बात करते हैं तो इसके जो रिटर्न्स आपको मिलते हैं वो PPF से कहीं ज्यादा मिलते हैं। लेकिन ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के साथ बस एक परेशानी है, और वो ये कि जब भी आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं 3 साल बाद, 4 साल बाद या 15 साल बाद, जब भी आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड को रिडीम करेंगे तो जो भी आपने अमाउंट रिडीम किया है उस रिडीमशन अमाउंट पे आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो जनरली लोग ईएलएसएस म्यूचुअल फंड से सिर्फ इसलिए बचते हैं क्योंकि वो कुछ भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पे करना चाहते। तो अगर देखा जाए तो आपका बेनिफिट किस चीज में है? PPF में आपका बेनिफिट ज्यादा है, जहां पर आपको 80C में टैक्स बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं, साथ साथ जो भी अमाउंट है उस अमाउंट पे आपको कुछ भी टैक्स नहीं पे करना होता। या फिर ईएलएसएस म्यूचुअल फंड जहां पर 80C में बेनिफिट्स तो मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी आपका अमाउंट है, जो भी पैसा आप रिडीम करते हैं, उस पर आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो आइए थोड़ा डिटेल में इन दोनों ही ऑप्शन को कंपेयर करके देख लेते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। तो अगर मैं PPF को कंपेयर करता हूँ ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स के साथ, तो यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके अगेंस्ट मैं इन दोनों ही ऑप्शंस को कंपेयर करके देख सकता हूँ। तो सबसे पहला पैरामीटर हमारे पास आ जाता है इंटरेस्ट रेट का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त PPF का जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 7.1% का। अगर मैं हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाके देखता हूँ तो 2012 से 2013 की अगर हम बात करते हैं तो PPF का जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वो मिल रहा था 8.8% का। 2019 और 2020 के बीच की बात करते हैं तो इसका जो इंटरेस्ट रेट था वो था 8% का। और अगर हम अप्रैल 2020 से लेके अभी तक की बात करते हैं, आज की डेट तक की बात करते हैं, तो जो इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.1% का। वहीं अगर हम ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो कुछ म्यूचुअल फंड्स जो कि काफ़ी पुराने म्यूचुअल फंड्स हैं, 7 साल 9 साल पुराने म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके अगर मैं एवरेज रिटर्न्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो एवरेज रिटर्न्स देखने को मिले हैं वो मिले हैं 14 से 16% के आसपास के, विच कैन गो एज हाई एज 17 to 18%। तो अगर मैं मेरा ऐसा टैक्स सेवर फंड की बात करता हूं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो फंड है ये 6 ईयर 8 मंथ्स पुराना फंड है। और अगर मैं यहाँ पे पिछले 5 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करता हूं तो इसने पिछले 5 ईयर्स में दिए हैं 19.83% के रिटर्न्स। वहीं अगर मैं यहाँ पर 5 ईयर्स की जगह मैक्स चूज़ कर लेता हूँ, यानी कि अगर हम इसके मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करते हैं तो इसने पिछले 6 ईयर्स 8 मंथ्स में जो रिटर्न्स दिए हैं वो दिए हैं 19.97% के रिटर्न्स, यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 20% के रिटर्न्स। वहीं अगर मैं दूसरे फंड के एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जैसे कि कैनरा रोबैको इक्विटी टैक्स सेवर फंड हमारे पास है। ये जो फंड है ये 9 ईयर्स 7 मंथ पुराना फंड है। और अगर मैं यहाँ पे इसके 5 ईयर्स के CAGR की बात करता हूँ तो पिछले 5 साल में इसने जो रिटर्न्स दिए हैं वो दिए हैं 20.08% के रिटर्न्स। और 5 साल की जगह अगर मैं यहाँ पर मैक्स चूज़ कर लेता हूँ तो इसने पिछले 9 ईयर्स 7 मंथ्स में जो रिटर्न्स दिए हैं वो रिटर्न्स इसने दिए हैं 17.16% के रिटर्न्स। सेकंड पैरामीटर की बात आ जाती है इंटरेस्ट कैलकुलेटेड। तो अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात करते हैं तो PPF का जो इंटरेस्ट है ये कैलकुलेट होता है मंथली, विच इज पेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर जो आपकी कंपाउंडिंग होती है वो 7.1% के हिसाब से ईयरली कंपाउंडिंग ही होती है। वहीं अगर हम ईएलएसएस म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है ये डेली होता है, लेकिन क्योंकि हम CAGR की बात करते हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं 14% के CAGR
शेयर का भी एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, तो अगर मैं कहता हूँ कि एलिसिस म्यूचुअल फंड ने 14% के रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि इसके जो एनुअल रिटर्न्स हैं वो हैं 14% के, विच मीन्स यहाँ पर जो आपकी कंपाउंडिंग होती है वो 14% एनुअली कंपाउंडिंग ही होती है। तो पीपीएफ से जहाँ पर आपको रिटर्न्स मिलते हैं 7.1% के, एलिसिस म्यूचुअल फंड से आपको रिटर्न्स मिलते हैं 14% के एनुअली। अगर हम लॉक इन पीरियड की बात करते हैं तो पीपीएफ का जो लॉक इन पीरियड है वो है 15 ईयर्स का, लेकिन यहाँ पर आप 5 ईयर्स कंप्लीशन के बाद अपना 50% अमाउंट रिडीम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फुल विड्रॉल की बात करते हैं तो फुल विड्रॉल आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 15 फाइनेंशियल ईयर्स के कंप्लीशन के बाद। वहीं अगर हम एलिसिस म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो एलिसिस म्यूचुअल फंड का जो लॉक इन पीरियड होता है वो होता है 3 ईयर्स का, और ये 3 ईयर्स का लॉक इन पीरियड आपकी हर एक इंस्टॉलमेंट पे लगता है। तो अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर भी 3 ईयर्स का लॉक इन पीरियड लगता है। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हर एक एसआईपी का जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 ईयर्स का लॉक इन पीरियड ही होता है। अगली हम बात करते हैं एग्जिट लोड की, तो पीपीएफ पे यहाँ पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता है। वहीं अगर हम एलिसिस म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि यहाँ पर जो लॉक इन पीरियड है वो 3 ईयर्स का होता है, और एग्जिट लोड जो जनरली म्यूचुअल फंड्स पे लगता है वो 1 या 2 साल के लिए ही लगता है। तो एलिसिस म्यूचुअल फंड क्योंकि 3 ईयर्स लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ भी एग्जिट लोड पे नहीं करना होता। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो पीपीएफ पे आपको कुछ भी एक्सपेंसेस पे नहीं करने होते। वहीं अगर हम एलिसिस म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो हर एक एलिसिस म्यूचुअल फंड का अपना एक अलग एक्सपेंस रेशियो होता है जो कि डेली आपके रिटर्न से डिडक्ट होता है। लेकिन जब हम एलिसिस म्यूचुअल फंड से मिलने वाले रिटर्न्स की बात करते हैं तो ये रिटर्न्स आपको फाइनली एक्सपेंस रेशियो घटाने के बाद ही मिलते हैं। तो अगर आपको रिटर्न मिले हैं 14%, इसका मतलब है कि एक्सपेंस रेशियो घटाने के बाद जो आपको रिटर्न मिले हैं वो मिले हैं 14%। टैक्स बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन में आप 80C में अपने 1.5 लाख तक की इन्वेस्टेड वैल्यू पे टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। जो भी अमाउंट आप 1.5 लाख रुपीज़ से ऊपर का इन्वेस्ट करते हैं दोनों में ही आपको उस अमाउंट पे कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। तो टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टेड अमाउंट पे। फाइनली अगर हम टैक्स की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीपीएफ विड्रॉल पे आपको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना होता, आपके ऊपर 1 भी रुपये का टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर हम एलिसिस म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG पे करना होता है जो कि 10% लगता है आपके कैपिटल गेन्स पे। तो ये तो हो गई पीपीएफ और एलिसिस म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन की बात। अब हम एक एक्चुअल प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस के साथ देख लेते हैं कि आपको बेनिफिट इन दोनों में से किस चीज़ पे मिलता है। तो मैंने यहाँ पर एक ऑनलाइन पीपीएफ कैलकुलेटर ओपन करके रखा हुआ है, और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं जो करंट इंटरेस्ट रेट मैंने लिया हुआ है वो लिया हुआ है 7.1% का। और अपनी कैलकुलेशंस को सिंपल रखने के लिए अगर मैं यहाँ पर ईयरली इन्वेस्टमेंट्स देख लेता हूँ तो अभी के लिए मैं अज्यूम करता हूँ कि आप पर मंथ 10,000 यानी कि आप ईयरली इन्वेस्टमेंट्स जो कर रहे हैं वो 1,20,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। और हम अज्यूम करते हैं कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पीपीएफ के लॉक इन पीरियड तक यानी कि 15 साल तक की इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर जो ड्यूरेशन चूज किया है वो 15 ईयर्स का ड्यूरेशन ही चूज किया है। तो हम देख सकते हैं कि 1,20,000 रुपए ईयरली इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से अगर आप 15 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 18 लाख रुपए। इन 18 लाख रुपए पे 7.1% के हिसाब से जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 14,54,000 रुपए के आसपास का। तो आपकी जो टोटल वेल्थ गेन हो जाती है वो जाती है 14,54,000 की। तो मेच्योरिटी पे जो फाइनली आपको अमाउंट मिलता है यानी कि अगर मैं इन दोनों का सम कर देता हूं तो जो अमाउंट आपको मिलता है वो मिलता है 32,54,000 रुपीज़ के आसपास का। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की तो यहाँ पर मेरे पास है एक SIP कैलकुलेटर, और मैं अगर यहाँ पर अपना SIP अमाउंट फिर से वही रख देता हूँ यानी कि 10,000 रुपये हम मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो है इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ ऑलमोस्ट अराउंड 14% का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एलिसिस म्यूचुअल फंड 14 से 16% के आसपास के रिटर्न्स दे ही देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर मिनिमम यानी कि कम से कम 14% के रिटर्न्स लेके चलता हूँ तो 14% रिटर्न्स के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन जो है वो सेट कर देता हूँ उतनी ही जितनी की पीपीएफ की थी यानी कि 15 ईयर्स। और स्टेप अप जो है इसको मैं अभी के लिए 0 कर देता हूँ, स्टेप अप को हम यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं। तो फाइनली अगर हम यहाँ पर 15 साल के बाद मिलने वाले अमाउंट की बात करते हैं तो 15 साल बाद आपको 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो आपको फाइनल अमाउंट मिलता है वो मिलता है 61,28,000 रुपीज़ के आसपास, यानी कि यहाँ पर जो आपका कैपिटल गेन हो जाते हैं वो हो जाते हैं 43,28,000 रुपीज़ के। तो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था 18 लाख रुपए, फाइनली आपकी वैल्यू हो जाती है 61,28,000 रुपीज़ की। और पीपीएफ में जो आपने 18 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे उन 18 लाख रुपए के बदले में आपको 15 साल के बाद मिलते हैं 32,54,000 रुपीज़। तो अगर हम कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो पीपीएफ के केस में कैलकुलेशंस बिल्कुल सिंपल हैं। आपने जो ईयरली इन्वेस्टमेंट की थी पीपीएफ के अंदर वो आपने की थी 1,20,000 रुपए की। तो 15 साल के बाद जैसे कि हमने देखा था कि जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया था वो हो गया था 18 लाख रुपए का। और इन 18 लाख रुपए की वैल्यू जो 15 साल के बाद हो गई थी वो हो गई थी 32,54,000 रुपीज़ की। तो अगर हम कैपिटल गेन की बात करते हैं तो यहाँ पर कैपिटल गेन आपके हो जाते हैं 32,54,000 रुपीज़ में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ आपके प्रिंसिपल अमाउंट को यानी कि 18 लाख रुपए को,
तो आपको जो कैपिटल गेन यहाँ पर हो जाता है वो हो जाता है 14,54,000 रुपीज़ के आसपास का। तो जो आपका कैपिटल गेन है 14,54,000 रुपीज़ का, क्योंकि पीपीएफ के केस में आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, तो आपका जो टेक होम अमाउंट हो जाता है वो हो जाता है कंप्लीट 32,54,000 रुपीज़। वहीं अगर हम एलएसएस म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपने मंथली इन्वेस्टमेंट की थी 10,000 रुपये, यानी कि आपने जो ईयरली इन्वेस्टमेंट्स की हैं वो की हैं 1,20,000 रुपये, जो कि अगेन वही आपकी 15 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट्स हो जाती हैं 18 लाख रुपए की। इन 18 लाख रुपए पे 14% के हिसाब से जो हमने फाइनल वैल्यू देखी थी वो देखी थी 61,28,000 रुपीज़ के आसपास की। तो अगर हम कैपिटल गेन की बात करते हैं तो 61,28,000 रुपीज़ में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 18 लाख रुपीज़, तो आपको जो फाइनल कैपिटल गेन हो जाते हैं वो जाते हैं 43,28,000 रुपीज़ के आसपास के। और जैसे कि हम जानते हैं कि एलएसएस म्यूचुअल फंड के केस में आपको यहाँ पर टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, और ये जो टैक्सेस पे करने पड़ते हैं इनको हम बोलते हैं एलटीसीजी, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि लगता है 10% ऑफ कैपिटल गेन्स। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि जो आपका कैपिटल गेन हुआ है वो हुआ है 61,28,000 माइनस 18 लाख, यानी कि यहाँ पर जो आपके कैपिटल गेन हो गए हैं वो हो गए हैं 43,28,000 रुपीज़ के। तो आपको जो टैक्स लगेगा यानी कि एलटीसीजी टैक्स जो आपको पे करना पड़ेगा वो आपको पे करना पड़ेगा 10% ऑफ 43,28,000 माइनस 1 लाख रुपीज़। माइनस 1 लाख रुपीज़ मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एलटीसीजी टैक्स जो लगता है वो लगता है एनी अमाउंट अबव 1 लाख रुपीज़। तो इन 1 लाख रुपीज़ को मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो मेरा कैपिटल गेन था 43,28,000 रुपीज़ का, उसमें से तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 42,28,000 रुपीज़ की। तो फाइनली जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 10% ऑफ 42,28,000 रुपीज़। तो हमारे पास जो फाइनल टैक्स आ जाता है वो आ जाता है 4,22,853 रुपीज़। तो फाइनली हमारे पास जो टेक होम अमाउंट आ जाता है वो आ जाता है 61,28,000 रुपीज़ माइनस 4,22,000 रुपीज़, जो कि आ जाता है ऑलमोस्ट अराउंड 57 लाख रुपीज़ के आसपास का। तो इस कंप्लीट कैलकुलेशन के बाद आप क्लियरली देख सकते हैं कि पीपीएफ यानी कि एक ऐसा ऑप्शन जहां पर आपको कुछ भी टैक्सेस पे नहीं करने हैं, वहां से आपको जो फाइनल अमाउंट मिलता है 15 साल के बाद वो आपको मिलता है 32,54,000 रुपीज़ के आसपास का। वहीं अगर हम बात करते हैं एलएसएस म्यूचुअल फंड की, एक ऐसा ऑप्शन जहां पर आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको पे करना पड़ता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करने के बाद टैक्सेस पे करने के बाद भी जो आपका अमाउंट बनता है वो बनता है 56,95,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर जो मोटा मोटा डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है ऑलमोस्ट अराउंड 24 लाख रुपीज़ का, यानी कि एलएसएस म्यूचुअल फंड्स में आपको मिलते हैं 24 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो इस पूरी कैलकुलेशन के बाद जो भी डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पर मिला है, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि एलएसएस म्यूचुअल फंड में मैंने यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न को ज़्यादा ही रखे हैं, 14% बहुत ज़्यादा रखे हैं। 14% का सीजीआर निकालना लॉन्ग टर्म में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसआईपी के थ्रू 15-16% के रिटर्न्स एलएसएस म्यूचुअल फंड से आपको मिल सकते हैं। मैंने यहाँ पर फिर भी आपके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई ना करके सिर्फ 14% के रिटर्न्स के हिसाब से ही मैंने यहाँ पर कैलकुलेशंस की हैं। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आपको अपना सारा पैसा इक्विटी में या फिर एलएसएस म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कर देना चाहिए। आपको अपना पैसा पीपीएफ में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको ये समझना होगा कि आपको यहाँ पर दोनों के बीच में बैलेंस बनाना होगा। पीपीएफ आपको अश्योर्ड रिटर्न्स या फिक्स रिटर्न्स देते हैं, और क्योंकि पीपीएफ गवर्नमेंट बैक्ड है तो यहाँ पर आपका जो रिस्क है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल रिस्क हो जाता है, टैक्सेस आपको पे नहीं करने होते। वहीं एलएसएस म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टॉक मार्केट बेस्ड होते हैं, स्टॉक मार्केट लिंक्ड होते हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा रिस्क होता है। रिस्क के साथ साथ जो यहाँ पर रिटर्न्स हैं वो रिटर्न्स आपको ज्यादा मिल जाते हैं। तो बेटर आपके लिए यही होगा कि आप अपनी समझदारी के हिसाब से पीपीएफ और एलएसएस म्यूचुअल फंड इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलें, जिससे कि आपको एटीसी में 1.5 लाख के ऊपर टैक्स बेनिफिट भी मिले, और आपको जो रिटर्न्स मिले वो कम से कम रिस्क लेके आप अच्छे से अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाएं। और मेरे ख्याल से जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं या फिर जिनकी एज 45 या 45 प्लस हैं और वो डेट म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डेट म्यूचुअल फंड जहां से आपको 5, 5.5 या 6% के रिटर्न्स मिलते हैं, उससे बेटर यही होगा कि आप डेट म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से ज़्यादा आप पीपीएफ में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। मान लीजिए 45 साल की एज में आप अपना पैसा पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, तो जब तक आप अपनी रिटायरमेंट की एज पे आते हैं, 60 ईयर्स पे आते हैं, तो यहाँ पर आपका पीपीएफ जो है वो मैच्योर हो जाता है और अपना पैसा पीपीएफ से निकाल सकते हैं। और जैसे कि हमने देखा था कि पीपीएफ में जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं वो डेट म्यूचुअल फंड से ज़्यादा ही मिलते हैं, 7% या 7.1% या 7.5% के आसपास के आपको रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से पीपीएफ यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन बन सकता है। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिल पाई होगी पीपीएफ और एलएसएस म्यूचुअल फंड के बीच में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।